जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के जमल नगर में कैंट सदर के पास मुर्गी मैदान होता है। यहाँ पे एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी होती है जो कि उल्टी हालत में लेटा होता है। इस इलाके का सीन कुछ यूँ होता है कि अक्सर लोग शराब पी के बेहोश होकर कहीं ना कहीं गिरे पड़े होते हैं और रोज पुलिस को इत्तला मिलती है कि फलां जगह पे एक शराबी गिरा पड़ा है। आज भी पुलिस को ऐसे ही फोन आया कि एक शराबी शराब के नशे में धुत गिरा पड़ा है। जब पुलिस वहाँ पे जाती है, जाके उसको सीधा करके देखती है तो उसकी डेड बॉडी होती है, वो मरा होता है। पास ही एक शराब की बोतल पड़ी होती है, डिस्पोजेबल गिलास पड़े होते हैं और चकना वगैरह पड़ा होता है। पता चलता है कि किसी ने उसके सर में पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दिया। यानी पहले किसी ने उसके साथ बैठ के अच्छे से शराब पी है, चखना खाया, उसके बाद पत्थर मार मार के उसका सर जो है उसका कत्ल कर दिया। अब वो पत्थर भी पास ही पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं इस डेड बॉडी को रिकवर करते हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और एविडेंस क्लिक करने के लिए फोरेंसिक की टीम को मंगवा लिया जाता है। अब एएसआई तिवारी उसकी तलाशी लेता है कि उसकी जेब से एक कार्ड निकलता है। वहाँ पे गोरट घाट का पता लिखा होता है और साथ एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं तो वहाँ से एक बंदा बोलता है, वो बताता है कि मेरा नाम मल खां है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि यहाँ पे जमल नगर इलाके में मुर्गी मैदान के पास एक डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अब वो बंदा मर चुका है। तो वो जो मल खां होता है वो कहता है कि ये कार्ड तो मेरे जीजा आरविंदर राजपूत के पास था। अब वो अपनी दीदी को फोन करता है और उसे बताता है कि आरविंदर जो है तुम्हारे पति वो किधर है। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे रिश्तेदारों के यहाँ आई हूँ और कल मैं आरविंदर को बता के आई थी कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, तो वो घर अकेला था। तो अब ये जो होता है मल खां ये अपनी दीदी को साथ लेता है और मुर्गी मैदान के पास पहुंचते हैं। वहां आके जब उसकी दीदी होती है वो देखती है बंदे को और पहचान जाती है कि हाँ ये तो मेरे शौहर आरविंदर राजपूत है और रोना शुरू कर देती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसका बयान नोट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि पुलिस वालों से उसका बयान नोट नहीं किया जाता। इस चीज को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। वो रोती रहती है और एक दफा वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है लेकिन पुलिस को किसी तरीके पता चल जाता है और वो उसे रोक लेते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन जो होती है वो बहुत बुरी होती है। अब पुलिस को सबूत इकट्ठे करने थे, लिहाजा वो क्या करते हैं कि ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये इधर कैसे आया था और क्या करता था और इसके साथ कौन बंदा था जो बैठ के शराब पीता रहा और बाद में उसे कत्ल करके भाग गया। अब 2-3 दिन बाद उसकी बीवी का बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। वो कहती है कि कल दोपहर को मैंने अरविंदर से पूछा कि मैं रिश्तेदारों के घर जाना चाहती हूँ बच्चों को लेके, तो वो कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब इस अरविंदर के 2 बच्चे थे और 50 साल इसकी उम्र थी और इसकी बीवी की 29 साल उम्र थी। एक बेटी थी 7 साल की और एक बेटा था 2 साल का। अब इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से ये लगे कि बीवी ने कत्ल करवाया। लेकिन फिर भी पुलिस वाले जो होते हैं इसकी बीवी जो होती है उसका मोबाइल हिस्ट्री निकाल लेते हैं और उसके नंबर की लोकेशन भी निकलवाते हैं कि वाकया ही वो किसी रिश्तेदार के पास गई थी या नहीं गई थी और वो किन किन लोगों से बात कर रही थी और आखिरी दफा उसने किससे राब्ता किया था। यहाँ पे नाजरीन उसकी बीवी का जो मोबाइल नंबर होता है उसकी हिस्ट्री जब सामने आती है तो 2 बंदों के नाम सामने आते हैं जिनसे वो रेगुलर बात कर रही होती है। एक होता है आकाश विनोद जो कि जमल नगर के ही रहने वाला होता है और दूसरे बंदे का नाम होता है हामचंद यादव उर्फ राज यादव। नाजरीन ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला होता है। अब पुलिस जो होती है उनको बीवी के ऊपर शक आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि ये दोनों नंबर किसके हैं। तो अब बीवी जो होती है अरविंदर की वो बताती है कि ये मेरा मामू का बेटा है आकाश विनोद और ये जमल नगर में ही रहता है और ये जो है राज यादव ये भी मेरा दूर का रिश्तेदार है। अब पुलिस वालों को इसकी बातों के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, लिहाजा वो सख्ती से इससे पूछते हैं कि जो भी चीज है हमें सच सच बता दो। लेकिन ये कहती है कि इस तरह का कुछ नहीं। इसके साथ साथ इसके बयान भी बार बार उखड़ रहे होते हैं। पुलिस को इसके ऊपर शक हो जाता है। शक की बिना के ऊपर वो इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, थाने में लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब ये जो राज यादव था इसको पकड़ने के लिए पुलिस जो होती है उत्तर प्रदेश में इसके घर जाती है लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि ये मोबाइल अपने घर में छोड़ के यहाँ से फरार हो चुका है। अब पुलिस वाले इसके मोबाइल को जब्त करते हैं और ले आते हैं। अब इनके इलाके से पूछ-गूछ की जाती है। अहले इलाका भी बताते हैं कि इनके घर एक बंदा बड़ा ज्यादा आता था जिसका नाम राज यादव था। दूसरी तरफ आरविंदर राजपूत का बड़ा भाई बयान देता है कि ये जो राज यादव था ये इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कुछ भी नहीं लगता था। ये जो इसकी बीवी थी आरविंदर की जिसका नाम मनीषा था ये इसको अक्सर अपने घर मंगवाती थी और कहती थी ये मेरी सहेली का जीजू है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं थी, इसका रिलेशन था इसके साथ। लेकिन ये राज यादव तो अब काबू नहीं आया था। पुलिस जो होती है दूसरी तरफ चल पड़ती है और आकाश विनोद को ढूंढना शुरू कर देती है जो कि जमल नगर के रहने वाला ही होता है। अब उसके पते के ऊपर पहुंचती है तो वहां पे जाके पता चलता है कि ये जो नंबर है आकाश विनोद का ये तो एक नर्स इस्तेमाल कर रही है जिसका काम नर्सिंग का भी है और मंडली
का भी है कि लोगों को दम शम भी करती है, तो इसकी उम्र भी काफी ज्यादा है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम क्या करती हो इस नंबर का, तुम क्यों यूज करती हो और आरविंदर के कत्ल के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है और आकाश विनोद तुम्हारा क्या लगता है। वो कहती है कि आकाश विनोद जो है वो तो मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो ये सिम इस्तेमाल ही नहीं करता, ये सिम मैं इस्तेमाल करती हूँ और मेरा इस आरविंदर राजपूत के कत्ल के साथ कोई तल्लक नहीं और ना ही मैं किसी मनीषा नाम की लड़की को जानती हूँ, ना ही इस तरह का कुछ है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारा मोबाइल कभी कोई मांग के लेके जाता है, कभी कोई इस तरह का होता है कि तुम्हें हो कि कोई रोज ही बंदा तुमसे मोबाइल लेके जाता है और वो इस्तेमाल करके तुम्हें वापस देता है। वो कहती और तो कोई नहीं, मेरी मंडली में एक विक्की नाम का लड़का है जिसका ढोलक का काम है, वो अक्सर मुझसे मोबाइल ले लेता है और घंटे घंटे बाद वापस देता है। अब पुलिस जो होती है विक्की को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद उसे भी थाने लेके आ जाते हैं। अब विक्की से और मनीषा से पूछ-पूछ की जाती है, वो फिर दोनों यही स्टोरी सुनाते हैं कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे के मेरे हैं, कजन है आपस में और हमारा इस तरह का कोई तल्लक नहीं है, ना ही हमने उसे कत्ल करवाया। लेकिन पुलिस वाले इन दोनों को अलग अलग करते हैं और अलग अलग कमरे में ले जाते हैं, वहां से जाके इनसे पूछ-पूछ करते हैं सख्ती के साथ कि जो भी है हमें सच बता दो वरना इसका बड़ा भयानक नतीजा निकलेगा, हम मनवा लेंगे तुम दोनों से। लिहाजा ये दोनों टूट जाते हैं और अपना बयान देना शुरू कर देते हैं। पहले मनीषा अपना बयान देती है तो स्टोरी कुछ यूं होती है कि ये जो आरविंदर राजपूत होता है ये और इसका बड़ा भाई अब जो अलहदा है और शादीशुदा है वो पहले इकट्ठा रहते थे, इनका माँ बाप भी इनके साथ था। बड़ा भाई ज्यादा कमाई करता था और ये जो छोटा भाई था आरविंदर, इसकी कोई खास कमाई नहीं थी। बड़े भाई की शादी होती है, उसकी कमाई के ऊपर घर चल रहा होता है, इसका बाप भी कमाई कर रहा होता है, तब इनके घर के हालात काफी अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ आरविंदर को नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग जाता है और यूं काफी उम्र में आके जमलपुरा में इसकी डाकिया की नौकरी लग जाती है। अब इसकी उम्र 40 साल हो गई थी लेकिन इसे सरकारी नौकरी डाकिया की मिल चुकी थी। अब ये सोचता है कि क्यों ना शादी करवा लूं और ये शादी करवाता है मनीषा नाम की लड़की से। अब मनीषा की उम्र 19 साल होती है और आरविंदर की उम्र 40 साल होती है। इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद माँ बाप जो होते हैं वो तो फौत हो चुके होते हैं, बड़ा भाई जो होता है वो अलग हो चुका होता है। अब मनीषा और आरविंदर जो होते हैं घर में अकेले रह चुके होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है, इनके यहाँ एक बेटी होती है, बेटी होने के बाद फिर एक बेटा पैदा होता है और अब इस आरविंदर की उम्र 49 साल हो गई है। अब इसको पता चल रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बेटी जो है वो अभी जवान है लेकिन मैं अपनी बीवी की आरजू पूरी नहीं कर रहा, उसकी ख्वाहिश मुझसे पूरी नहीं करी जा रही। ये इस चीज को लेके काफी ज्यादा सीरियस होता है और परेशान भी होता है, लेकिन उम्र बढ़ जाने की वजह से ये कमजोरी की हालत में होता है, इससे अपनी बीवी राजी नहीं करी जाती। अब इस तरह का जब मामला होता है तो इसमें अक्सर बीवी जो होती है वो बाहर मुंह मारना शुरू कर देती है क्योंकि उसे घर से वो सुकून हासिल नहीं हो रहा होता जिसकी उसे तलब होती है। इस मामले में भी कुछ यूं होता है। 2012 में इनकी शादी हुई थी, अब वक्त था 2016 का। ये जो इसकी बीवी थी इसकी उम्र थी 29 साल। ये अरविंदर को बोलती है मनीषा के मुझे एक स्मार्टफोन ले दो। हालांकि अरविंदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बीवी मनीषा को स्मार्टफोन लेके दे, लेकिन वो पैसे जमा करता है और अपनी बीवी को स्मार्टफोन लेके दे देता है। अब जब भी वो घर आता है, घर आके देखता है उसकी बीवी जो है वो स्मार्टफोन में ही लगी हुई है और अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है, बच्चों के साथ स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ देखती रहती है। अब अरविंदर जो होता है वो खुश हो जाता है कि चलो ये दाएं बाएं कहीं नहीं जाती, घर में ही रहती है और स्मार्टफोन के ऊपर ही गेमें वगैरह खेलती रहती, वीडियो वगैरह खेलती रहती, इसका दिल लगा रहता है। क्यों नाजरीन, वक्त गुजरता रहता है। ये जो मनीषा होती है ये फेसबुक का अकाउंट बनाती है स्मार्टफोन के ऊपर और उसमें डायरेक्ट अपनी तस्वीर लगा देती है और काफी सेक्सी तस्वीरें भी लगाती है। अब लोगों को रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है, जिसकी भी रिक्वेस्ट इसे आती है ये एक्सेप्ट कर लेती है। कोई जानने वाला नहीं भी होता फिर भी ये उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। यूं काफी लोग इसकी तस्वीरों को लाइक कर रहे होते हैं, काफी शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। वैसे तो ये पढ़ी लिखी होती है इसलिए ये काफी इंजॉय कर रही होती है और सब लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर रही होती है। इन्हीं रिक्वेस्ट में इसे एक रिक्वेस्ट आती है राज यादव की। ये राज यादव की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिन गुजरते हैं कि इसे एक नंबर पे फोन आता है। ये सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रही होती है। ये बात करती तो आगे से वो बंदा कहता है कि मैं राज यादव बात कर रहा हूँ। ये कहती कौन राज यादव, मैं नहीं जानती। वो कहता है कुछ दिन पहले मैंने तुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी जो तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी, मैं वो बात कर रहा हूँ। ये कॉल काट देती, कहती मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुमने मेरा नंबर किधर से लिया। वो कहता है कि जो प्यार करने वाले होते हैं उनकी दूरियां नहीं होती, उनको नंबर मिल जाता है। ऐसे शायराना बात करता है लेकिन ये कॉल फोन बंद कर देती। अब वक्त गुजर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा किसी न किसी बहाने इसको फोन करता रहता है और खुद भी ये घर में राजी नहीं हो रही होती अपने शोहर के साथ। शोहर जो था वो पुराने ख्यालात का था और ये एक नए ख्यालात की लड़की थी। इसको बाहर घूमना फिरना ज्यादा पसंद था और रोमांटिक रहना ज्यादा पसंद था। ये हर किसी से फ्रेंडली होकर बात कर लेती थी लेकिन शोहर जो था वो रोक टोक करता रहता था और उसकी उम्र भी ज्यादा थी, वो
कुछ चिड़चिड़ापन भी उसमें आ चुका था। लेकिन अब ये इससे आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू कर देती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बढ़ती बढ़ती प्यार मोहब्बत में बढ़ जाती है और इन दोनों को एक दूसरे की काफी तमन्ना और आरजू हो जाती है। इन दोनों की वीडियो कॉल भी चलती रहती है और ऐसे नंबर भी एक दूसरे का इन दोनों के पास होता है। व्हाट्सएप के ऊपर भी इन दोनों का राब्ता हो जाता है। इन दोनों की तमन्ना होती है किसी न किसी तरीके जल्दी से जल्दी हम मिले। वैसे तो राज यादव अक्सर इसे फोन करता रहता है, वीडियो कॉल के ऊपर भी इनकी बात होती रहती, तस्वीरें वगैरह भी सेंड करता रहता है। लेकिन एक दिन इनका टाइम बनता है और यूं नाजरीन इसके बच्चे जो होते हैं वो रिश्तेदारों के पास गए होते हैं और इसका शोहर जो अरविंदर होता है वो जमलपुरा में अपनी ड्यूटी के ऊपर गया होता है। घर में ये अकेली होती है कि राज यादव को ये मंगवाती है। वो उत्तर प्रदेश से चल के इसके पास आता है। तो जब वो घर आता है तो ये इसको देखती है कि 25 साल का हैंडसम लड़का है, तो इससे कंट्रोल नहीं होता, ये भावनाओं में बह जाती है। और आगे से राज यादव जो होता है वो देखता है कि 29 साल की एक ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की है जिसका फिगर भी काफी सेक्सी है, उससे भी कंट्रोल नहीं होता। लिहाजा ये वो सब कुछ कर लेते हैं जो लड़की और लड़का करते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद नहा धो के फ्रेश होते हैं, सुकून से घर बैठे होते हैं। शाम को अरविंदर घर आता है तो वो देखता है कि घर में एक मेहमान बैठा हुआ है। ये जो होती है मनीषा ये बताती है कि ये मेरी सहेली का जीजू है और ये उत्तर प्रदेश से आया। ये जो अरविंदर होता है ये काफी इसकी खिदमत करता है। खिदमत करने के बाद इसे बाहर घुमाता फिराता है, भेड़ घाट में भी ले जाता है, वहां से भी सैर करवाता है, फिर वापस लेके आता है। रात को शराब की पार्टी चलती है, ये चखना वगैरह भी लेके आता है और ये अरविंदर और राज यादव दोनों बैठ के शराब पीते और काफी इंजॉय करते हैं। वक्त यूं ही गुजरना शुरू हो जाता है। फिर ये राज यादव अक्सर महीने डेढ़ महीने बाद इनके घर आता रहता है और इसके बच्चों के ऊपर पैसे भी लगाता रहता है। ये इसके साथ शराब की पार्टियां भी ऐसे ही आ के कर रहा होता है। दिन के टाइम ये ड्यूटी के ऊपर होता है तो ये अरविंदर की बीवी मनीषा के साथ इंजॉय करता है। रात को उसके शोहर के साथ शराब वगैरह पीता है, रात रुकता, सुबह को चला जाता है। कुछ अरसे बाद लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि इनके यहाँ ऐसे एक बंदा आता है। पता चलते चलते अरविंदर के बड़े भाई को पता चल जाता है। वो आता है घर, वो आके मना करता है अरविंदर को कि ये तुम क्या कर रहे हो, सारा दिन एक गैर बंदा तुम्हारी बीवी के पास रहता है, तुम्हारे होस्ट काने है। अरविंदर को भी पहले थोड़ा बहुत शक था, अब वो भी कहता है कि ठीक है भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसे घर आने से मना कर देता है। अब खास अल्फाज में मना नहीं करता, गोल मोल बात करता है। मनीषा जो होती है वो कंट्रोल कर लेती है, बात को संभाल लेती है। दूसरी तरफ मनीषा का जो मेरा भाई था विक्की, उसने 33,000 रुपया इस अरविंदर से और मनीषा से उधार ले रखा था। ये अरविंदर और मनीषा जब भी इससे पैसे मांगते तो ये मनीषा को ब्लैकमेल करता कि अगर तुम मुझे पैसे मांगोगी तो मैं अरविंदर को सच सच बात बता दूंगा कि तुम्हारा वाकया ही राज यादव के साथ चक्कर है। लिहाजा ये इससे पैसे वगैरह नहीं मांगती और इसकी भी फ्रेंड बन जाती है। वक्त यूं ही गुजर रहा होता है। अब क्या होता है, ये राज यादव और मनीषा जो होते हैं ये भावनाओं में इतने बह चुके होते हैं कि इनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि हमारी शादी भी हुई है तो मैं ये क्या कर रही हूँ। दूसरी तरफ ये जो विक्की होता है ये ढोलक का काम करता है। तो ये एक दिन इन दोनों को मंगवाता है, मंगवाने के बाद कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ और यूं इन दोनों को मंदिर में ले जाके इनकी शादी वगैरह करवा देता है पंडित के सामने। हालांकि ये मनीषा जो थी ये अरविंदर की बीवी थी। नाजरीन ग्रामी होता कुछ यूं है कि ये शादी करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त यूं ही गुजर रहा होता है। अब ये राज यादव जो था इनके घर कम आता है, बाहर ये लोग ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इनको ये होता है कि किसी न किसी तरीके अरविंदर को रास्ते से हटाएं। नाजरीन ये डिवोर्स लेके भी राज यादव के साथ शादी कर सकती थी, लेकिन ये मनीषा सोचती है कि ये रास्ते से हट जाएगा तो इसकी जो सरकारी जॉब है उसके ऊपर मैं लग जाऊंगी। अगर उन लोगों ने मुझे लगाया ना तो इसकी पेंशन तो मुझे आती रहेगी। ये सब कुछ मैं राज यादव के साथ मिलके गुजारा करती रहूंगी और अपना घर बसाती रहूंगी। और दूसरा कभी कभी इसको सोच आती है कि मैं राज यादव के साथ भाग जाती हूँ। फिर ये सोचती है कि अगर मैं भाग गई तो वो काम धंधा तो कोई करता नहीं, तो कितने दिन मुझे संभालेगा, हम भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से ये साथ भागती नहीं है और ये प्लान करती है राज के साथ और विक्की के साथ कि हम अरविंदर को कत्ल ही कर देते हैं। अब विक्की जो होता है उसका ज़हन भी यही होता है कि ये लोग मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे, लिहाजा मैं इनका साथ दे देता हूँ। लिहाजा वो कहता है कि ठीक है। एक दिन कुछ यूं होता है, इनकी प्लानिंग पूरी तैयार होती है कि ये जमल नगर में अपनी ड्यूटी के ऊपर होता है कि मनीषा इसके दोस्त को फोन करती है इसके दफ्तर में। चूंकि इसके पास मोबाइल नहीं होता है, इसने अपने 2 दोस्तों का नंबर दिया होता है कि जब भी कोई काम हो तुमने दफ्तर में मेरे दोस्त को फोन करना, वो तुम्हारी मेरे से बात करवा देगा। ये उसके दोस्त से बात करके कहती है कि मेरी अरविंदर से बात करवाओ। वो बात करवाता है। ये अरविंदर को कहती है कि राज जो है ये जमल नगर में आया है, जमल नगर में ये मोबाइल की किस्त देने आता था। होता कुछ यूं है कि विक्की ने इसे एक स्मार्टफोन जमल नगर से किस्तों के ऊपर लेके दिया हुआ था। इस चीज का अरविंदर को भी पता था कि राज जो है वो जमल नगर में किस्तें देना आता है। तो ये कहती है कि वो जमल नगर रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा, तुम जाके उससे मिल लो आखिरी दफा, उसने पता नहीं दोबारा कब आना कब नहीं आना। ये कहता है कि ठीक है। ये रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके उससे मिलता है। वो कहता है कि चलो यार आज हम शराब की पार्टी करते हैं। शाम का टाइम होता है। वो कहता है ठीक है। यूं ये बातें करते करते एक तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और
और मुर्गी मैदान में राज इसे लेके चला जाता है। वहाँ पे ये शराब की पार्टी करते हैं, शराब पी रहे होते हैं कि ऊपर से ये विक्की जो होता है ये भी आ जाता है। अब ये विक्की को देखता है कि मेरी बीवी के ममेरा है, तो ये उसके साथ भी बैठ जाते हैं, तीनों बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं। अब राज और विक्की जो होते हैं वो थोड़े थोड़े पैग ले रहे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े पैग जो होते हैं वो अरविंदर को दे रहे होते हैं। अरविंदर थोड़ी देर में फुल टून हो जाता है, फुल नशे की हालत में होता है। तो ये राज क्या करता है, वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और अरविंदर के सर में मारना शुरू कर देता है। यूं ये पत्थर मार मार के उसे कत्ल करता है और पत्थर एक साइड के ऊपर फेंकता है और वहां से अपने इलाके उत्तर प्रदेश में भाग जाता है। ये विक्की जो होता है ये भी चुप करके वापस वहाँ पे अपने ढोलक वाले इलाके में आ जाता है, जिधर वो नर्स के पास ढोलक वगैरह बजाता था। वक्त यूं ही गुजर रहा होता है। थोड़े अरसे बाद जब ये सारा कुछ खुल के सामने आ चुका था, तो ये राज जो होता है ये काफी होशियार होता है। ये अपना मोबाइल उत्तर प्रदेश में छोड़ता है और अपने भाई के पास सूरज नगर भाग जाता है। जब पुलिस इसको पकड़ने उत्तर प्रदेश जाती है तो वहाँ पे पुलिस वालों की इसके बाप से मुलाकात होती है। इसका बाप कहता है कि मैंने राज को भी रोका था और उस लड़की को भी समझाया था कि तुम इस तरह की हरकतें ना करो। वो लड़की जो थी वो मेडिसिन लेने यहाँ पे उत्तर प्रदेश आई थी, तो हमारे घर भी आई थी, तो इस चीज का मुझे पता चल चुका था। तो मैंने इन दोनों को समझाया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी थी। तो अब पुलिस पूछती कि अब राज किधर है, तो वो कहता है कि वो अपने बड़े भाई के पास सूरज में होगा। अब पुलिस वाले उसका मोबाइल जब्त करके जब थाने आ जाते हैं तो उसके मोबाइल की तलाशी लेते हैं, तो वहां से राज की और मनीषा की ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो मिलती है जो कि प्राइवेसी की हालत में होती है और वो गलत हरकतें कर रहे होते हैं। अब पुलिस जो होती है सूरज में राज के बड़े भाई को फोन करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ सूरज में है भाई मेरे पास है, तो मैं 2-3 दिन में से लेके आ जाऊंगा। लेकिन वो 4 दिन तक पुलिस को घुमाता रहता है और राज को लेके नहीं आता। 4 दिन बाद पुलिस जो होती है वो सूरज नगर में छापा मारती है और वहां से जाके राज को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेके आ जाती है। यूं नाजरीन ग्रामी, पुलिस जो होती है वो मीडिया में आके बयान देती है कि इस राज ने मनीषा के कहने के ऊपर कत्ल किया है अरविंदर को और विक्की ने इसका साथ दिया। अब ये विक्की, राज और मनीषा तीनों जेल के अंदर है और इनका ट्रायल चल रहा है, अभी कोई फैसला नहीं आया। जैसे इनका कोई फैसला आएगा मैं आप लोग को लाजमी बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत देने के बाद।